हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, हमारा राज्य, पेड़। देखो अब से हम लोग पॉलिटी का बिल्कुल बेसिक्स जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सारा चीज़ हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग यहाँ से जो स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं राज्य के बारे में। इस राज्य के बारे में हम लोग पहले कई बार सुन चुके हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे थे तब भी हम लोग सुने थे। राज्य के तत्व के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्या। आज का फुल्ली क्लास जो है इसी 3 टॉपिक पे हमारा डिपेंड रहेगा कि राज्य क्या होता है, राज्य किन किन सारी चीज़ों से बनती है, यानी कि राज्य का फॉर्मेशन मतलब राज्य के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम की हमें ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। यही सारा चीज़ हमें जो है पॉलिटिक्स में जो बेसिक्स यहीं से हमारा बनना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य के बारे में, स्टेट। अब स्टेट बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, ये सारे स्टेट्स का दिमाग में आता है। दरअसल ये स्टेट्स तो कहते हैं लेकिन स्टेट्स का असली मतलब ये नहीं है। स्टेट्स क्या होता है, स्टेट्स अपने आप में क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। क्या है, अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट, इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अमूर्त। इसी का जस्ट अपोजिट अगर करते मूर्त, तो मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको जैसे ये मार्कर, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू के महसूस भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ये हमारा मूर्त है। तो जबकि राज्य की अवधारणा की अगर हम बात करें, राज्य को केवल हम बौद्धिक स्तर पर हम समझ सकते हैं। दरअसल राज्य जैसा कोई वस्तु नहीं होता है। राज्य को सिर्फ हम मतलब कि देख तो सकते ही नहीं है, देखना तो बिल्कुल नहीं देख सकते, क्या राज्य दिखता ही नहीं है। दरअसल समझते क्या है, बौद्धिक स्तर पर हम समझते हैं कि चलो ये हमारा जो है भारत है, वो पाकिस्तान है। जबकि भारत क्या दिखता है, भारत कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये जस्ट लाइक ज़मीन का टुकड़ा है। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के माध्यम से सरकारें मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के माध्यम से यहाँ के लोगों को रेगुलेट किया जाता है। हम इन सारी बातों को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन है, अभी पढ़ेंगे आगे चल के कि राज्य के तत्व में क्या क्या आएगा। अगर हम राज्य कहते हैं, राज्य का मतलब क्या होता है, असल में राज्य का जो मतलब क्या होता है वो क्या होता है, वहाँ पे जिसके पास अपना जनसंख्या हो, पॉपुलेशन हो, जिसके पास अपना भूभाग हो मतलब लैंड एरिया होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, संप्रभुता, सोवर्निटी, यानी कि अपना डिसीजन खुद ले सको। और चौथा क्या है, अपना सरकार, यानी कि कुछ लोग होना चाहिए, कुछ लोगों के माध्यम से उस पॉपुलेशन पे जो जनसंख्या है उस पर कंट्रोल करने की बात हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है राज्य के तत्व में आते हैं, तो पढ़ेंगे। अभी राज्य के बारे में जो समझ रहे हैं वो क्या है, राज्य की अमूर्त अवधारणा में मतलब इसको बौद्धिक स्तर पर हम समझ तो सकते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही है। एक व्यक्ति शासन कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं, कोई व्यक्ति बाउंड्री बना रहा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है, मान लो ये बाउंड्री है, तो ये मतलब आप समझ तो सकते हो, लेकिन एक्चुअल मायने में राज्य को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्य अपने आप में क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। उसके बाद बात करें राज्य के बारे में, तो राज्य क्या है, किसी समाज की, ध्यान रहे, किसी भी समाज की अगर हम बात करें, किसी समाज की राजनीतिक संरचना को ही क्या बोलते हैं, राज्य। यानी कि उस समाज का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको ही क्या बोलते हैं, क्योंकि वो समाज किसी न किसी माध्यम से चलेगा। हर एक समाज के पास अपना राजनीतिक संरचना मतलब उसका जो शासन प्रणाली है वो किसी खास तरीके से चलता है। वो एक तरह से कहा जाए तो उसको भी हम राज्य के तौर पे हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें आमतौर पे जो राज्य के बारे में हम लोग समझ, जैसे कि भारत सरकार, ये भी अपने आप में क्या है, राज्य का हिस्सा है। उसके बाद राज्य की सरकार, ये भी राज्य का हिस्सा है। न्यायपालिका, ये भी राज्य का हिस्सा है। उसके बाद नौकरशाही जो डीएम वगैरह होते हैं वो भी क्या है, राज्य का हिस्सा ही कहलाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्य विकसित हैं और कुछ राज्य विकसित नहीं है। आखिर हम विकसित राज्य हम किसको कहते हैं, वैसा राज्य जहाँ पर कि स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थित है, मतलब कि वो फ्रीडम मतलब वहाँ पे वो राज्य किसी के अंदर नहीं आता है, वो गुलाम नहीं है किसी का, क्योंकि उसके पास क्या, हम अभी जस्ट क्या बताएं कि राज्य के तत्वों की अगर हम जब भी बात करेंगे तो राज्य के पास क्या क्या तत्व है, चारों चीज़ होनी चाहिए। अब हम जस्ट बताने वाले हैं राज्य के तत्वों के बारे में। अगर ये चारों चीज़ किसी के पास है, इसका मतलब है कि वो किस स्थिति में है, विकसित स्थिति में, स्वतंत्र स्थिति में, कोई टेंशन नहीं। जबकि अच्छा, इसी चीज़ में 2 चीज़ समझते हैं। एक होता है स्थिर राजनीतिक प्रणाली, मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर आराम से चल रहा है चीज़ें, जैसे यूएसए,
यूएसए में पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही स्टेबल तरीके से चला, इसलिए कहते हैं स्थिर राजनीतिक प्रणाली। मतलब वहाँ का समाज में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्थिर है बिल्कुल। तो यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये सब जितने भी कंट्री की हम बात करें, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चल रहा है, स्थिर चल रहा है। कहीं को टेंशन नहीं, तनाव नहीं हो रहा है। सरकारें जब भी बनती है तो वो अपना कार्यकाल पूरा करती हैं आमतौर पे। जबकि अस्थिर राजनीतिक प्रणाली की बात करें, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, यहाँ पर जब कोई भी शासन में जब कोई भी सरकार बनाती है अपना, तो वो क्या होता है ना कि वो आंतरिक विद्रोह के वजह से, कई बार बाहरी विद्रोह के वजह से, कई बार आंतरिक विद्रोह के वजह से वहाँ पर क्या होता है, अक्सर सरकारें ज़्यादा दिन चलती नहीं है, गिर जाती है। तो मतलब वहाँ पे विद्रोह कला की स्थिति बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोग आपस में ही परेशान हैं। एक आदमी सरकार बन भी जाता है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुरंत उसको हटाने के लिए जो है पूरा उसको प्रपंच रचा जाता है। वहाँ पे कई सारे आतंकी समूह के माध्यम से वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ख़राब कर दिया गया है। जबकि ऐसे देशों के पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पर ऐसे कोई आतंकी समूह उस तरह से नहीं एक्टिव है। जबकि यहाँ पर कई सारे, जैसे भारत की भी बात करें तो कई बार स्थिर होते हुए भी अस्थिर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरनल चैलेंजेस बहुत हैं। नक्सली वगैरह हैं, आतंकी समूह वगैरह हमला होते रहते हैं, बॉर्डर पे डिस्प्यूट होते रहता है। इसके वजह से हमारे साथ भी प्रॉब्लम होता है कि राजनीतिक प्रणाली कभी कभी हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ाता है। अगर हम बात करें 1991 के बाद की बात करें तो सरकारें, तुम देखना कि गठबंधन की सरकारें बन पा रही है और उसके बाद जो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कभी कभी जब डैमेज होता है तो वो उसका दिक्कत देश को झेलना पड़ता है। ठीक है, अब इसको जो है मिटा करके हम जस्ट बताने वाले हैं राज्य के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी हम राज्य के बारे में समझे थे कि राज्य क्या एक अमूर्त अवधारणा है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट, दूसरा होता है कंक्रीट। कंक्रीट को कहते हैं मूर्त, कंक्रीट को क्या बोलते हैं, मूर्त। और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अमूर्त। तो मूर्त का मतलब क्या है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राज्य जो बनता है वो किन सारी चीज़ों से बनता है। राज्य किसको कहते हैं, जिसके पास अपना जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, जिसके पास अपना भूभाग हो, जिसके पास अपना जनसंख्या की, उसके पास अपने लोग होने चाहिए, जिसके पास अपनी सरकार होनी चाहिए और जिसके पास अपना संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी होने चाहिए। देखो अब इसमें से ज़रा सा चेक करना कि इसमें से मूर्त कौन सा चीज़ है और अमूर्त कौन सा है, पहले वो देखते हैं। भूभाग हम देख पाते हैं कि नहीं, अमूर्त कैसे है, वो तो दिख रहा है ना, जमीन का टुकड़ा। तो वो क्या हमारा मूर्त है, यानी कि कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट जिसको क्या बोलते हैं, मूर्त। और अब्स्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, अमूर्त। भूभाग को हम देख पाते हैं ना। उसके बाद जनसंख्या, लोग तो दिखते हैं ना भाई, तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं, सबका शक्ल याद रहता है। ठीक है, इस देश में राजपाल यादव से लेकर कादर खान तक लोग हैं, सब लोग को चेहरा याद है ना। तो जनसंख्या याद है ना। सरकारें भी दिखती है, वो जो डीएम जो टाई टाई करके जो घूमते रहता है, उसके चक्कर में जो रोड खाली हो जाता है वो भी दिखता है सरकार। हमारे दाढ़े वाले बाबा भी दिख जाते हैं इसमें। उसके बाद कौन, सोवर्निटी। अब ये सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, ये दिखता है क्या। अब पहले सोवर्निटी का मतलब समझ लो, उसके बाद ये बताते हैं। सोवर्निटी का मतलब होता है, सिंपल से एक लाइन में, सोवर्निटी का मतलब होता है कि जब तुम अपना फैसला खुद कर सको, तुम्हारे जगह पर तुम्हारा फैसला कोई और ना कर सके। जस्ट लाइक ये मान लो एग्जांपल के तौर पे ये मार्कर अपना फैसला खुद नहीं कर सकता है। इसको कब लिखना है, कब फेंकना है, कब इसमें इंक डालना है, वो कौन तय करता है, हम तय करते हैं। ये अपना फैसला खुद ले पा रहा है क्या, नहीं ले पा रहा। तो जब ये अपना फैसला खुद ले ही नहीं पा रहा है तो ये क्या हो गया, सोवर्निटी है इसके पास, संप्रभुता है, इसके पास कोई हक ही नहीं है। तो ऐसे में इसके पास संप्रभुता नहीं है। जबकि अगर हम बात करें किसी देश के पास, अगर वो वहाँ के अपने भूभाग पर नियंत्रण रख पाता है, मतलब कि ये मेरा ज़मीन का टुकड़ा है, तुम हमसे नहीं छीन सकते हो, ये मेरा अपना एरिया है, तुम हमसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हो। यानी कि अपने भूभाग पर जो भी फैसला होगा, मेरा मर्जी होगा हम वहाँ पे बॉर्डर पे कांटा वाला तार लगाएंगे, मेरा मर्जी होगा वहाँ पर हम दीवार बना देंगे बाउंड्री पे। जैसे कि अमेरिका और ये मैक्सिको का जो बाउंड्री है, वहाँ पर क्या किया, बड़ा बड़ा दीवार बना दिया। तो उसकी मर्जी थी, हम बाउंड्री अपना, जैसे खेत का जो मेड़ होता है, हम मेड़ पर अपना हम दीवार दे दें, या हाँ चीन में भी है, चीन का दीवार वो भी बनाया था अपना। हालांकि वो चीन का प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, अब तो प्रॉपर बाउंड्री नहीं रहा। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे लोग जो ज़मीन जो खेत वगैरह होता है, तो खेत में हम जो मेड़ होता है, जो अड्डा जिसको कहते हैं, उस अड्डे पे हम अब मिट्टी का ही ढांचा बना के छोड़ दें, या फिर हम वहाँ पे कटीला तार लगा दें, या फिर दीवार हम घेर लें, वो मेरी मर्जी है ना, मेरा खेत है, हम न चाहेंगे, मेरा मर्जी होगा हम वहाँ से मिट्टी हटा लेंगे।
कुछ भी कर सकते हैं अपने खेत के साथ, यानी अपने भूभाग पे हमारे पास अपना अधिकार है। भारत सरकार के पास अधिकार है ना कि वो अपने ज़मीन का हिस्सा की सुरक्षा वो करेगा। उसके बाद जनसंख्या पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब जनसंख्या जो हमारे जो लोग हैं उनके साथ कौन से तरह, मतलब हमारे लोगों का फैसला कौन करेगी? यहाँ की सरकार करेगी, क्योंकि उसके द्वारा जो संविधान में दिए हुए कानून उसके हिसाब से चलेगा। तो सोवरेनिटी है कि नहीं यहाँ पे? अपना ये फैसला, मतलब इनके ऊपर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सरकार, यहाँ की ही सरकार है। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि जब अपना फैसला, सरकार अपना फैसला खुद कर सके। यहाँ की सरकार किसी और दूसरे देश से पूछ के ना काम करे। हमारा देश है, हम तय करेंगे हमें क्या करना है। ईरान से मान लो व्यापार करना है कि नहीं करना, वो हम तय करेंगे। हम अमेरिका और जापान के दबाव में नहीं आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या का हम नियंत्रण करेंगे। मेरे जनसंख्या, हमारे देश में कितने लोग होने चाहिए वो हम तय करेंगे। अब मान लो कि चीन की सरकार बोलेगी कि जैसे हम 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी का अपनाए वहाँ पे, चाइना कह रही है कि एक काम करो भारत, आप भी 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाओ। भारत बोलेगा कि मेरा जनसंख्या हमने तय करेंगे, कितना जनसंख्या बढ़ाना है कितना जनसंख्या घटाना है वो कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। मेरी मर्जी नहीं हुई तो हम नई पॉलिसी अपनाएं। लोग खुद ही समझदार होंगे, अपने धीरे धीरे अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। तो किसी बाहरी दबाव में हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, ठीक है। ये कोई हिटलर का युग नहीं है कि हम जो वहाँ पे जो क्या नाम था उसका, जो भाग के आए थे यहाँ पे, जो जर्मनी जो आए थे, जर्मनी से जो भगाया गया था, उन लोगों को जो भगाया गया था हिटलर ही भगाए थे ना। तो यहूदी लोगों को अगर हम बात करते हैं तो यहूदी लोगों को वो पसंद नहीं करते थे, तो उनको भगा दिए वहाँ से। तो ये तो गड़बड़ चीज़ है ना। यहाँ पे बात तो सोवरेनिटी की नहीं है, तो तानाशाही वाली बात हो जाती है। उसके बाद सरकार की बात अगर हम करें, सरकार भी अपना फैसला खुद ले सकती है। संप्रभुता का मतलब समझ में आ गया, मतलब तीनों पे आराम से कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अपना फैसला खुद लेंगे। ये हमारे थे क्या, राज्य के तत्व। ध्यान देना, राज्य कहलाने के लिए ये चारों ही चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ अगर कम होता है, मान लो इसमें भूभाग नहीं है, या फिर मान लो जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता नहीं है, सिर्फ भूभाग है, तो नहीं चली। चारों का चारों मैंडेटरी है, चारों होगा तभी हम उसको राज्य कह पाएंगे। हाँ, विकसित राज्य नहीं कह सकते हैं हम। एक्सेप्शन देखते हैं ना, ऐसे कुछ देश हैं जैसे वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट, वहाँ पर गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन भी यानी कि जनसंख्या भी है, ये यानी कि सरकार भी है, जनसंख्या भी है, और भूभाग नहीं है। उनके पास अपना ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे तिब्बत वाले लोग कहाँ रह रहे हैं अभी हमारे यहाँ इंडिया में धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है, तो दलाई लामा देख लो अपने कुछ लोगों के साथ यहीं पे रहते हैं। तो दलाई लामा कौन है? वहाँ की सरकार को कहते हैं, गवर्नमेंट है। और कुछ लोग जो है उनके साथ, जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो वहाँ के पॉपुलेशन जो तिब्बत में पहले रहा करते थे, क्योंकि दलाई लामा के माध्यम से ही वहाँ की सरकारें चलती थी। तो वहाँ पे पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन अपना ज़मीन का टुकड़ा है। तिब्बत अब उसके हाथ में है नहीं है, तो तिब्बत जब उसके पास है ही नहीं तब तो कुछ बचा ही नहीं। तो वो तो तिब्बत वाले को तो वहाँ से चीन वाले लोग भगा दिए मार पीट के। तो सब चीज़ है। अच्छा, संप्रभुता की तो बात ही नहीं करो। संप्रभुता है, अपना फैसला खुद ले पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ये बात था तिब्बत का एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कुछ देश हैं जैसे कि गुलाम भारत की अगर हम बात करें, जिस समय हम लोग गुलामी में थे, हमारे पास गवर्नमेंट थी, बिल्कुल थी, पॉपुलेशन भी था, जनसंख्या तो था ही ना। उसके बाद ज़मीन का टुकड़ा वो भी था, संप्रभुता था नहीं। भारत अपना फैसला खुद ले पाता था नहीं, इंग्लैंड तय करता था। हमारे देश में कौन सा कानून होगा वो कौन तय करता था? इंग्लैंड के लोग वहाँ से बैठते थे, कंपनी के लोग वहाँ से, चूँकि कंपनी का शासन हम लोग चलते थे, तो ब्रिटिश का शासन में हम लोग क्या देखे? अपना फैसला हम लोग, क्योंकि हम लोग गुलाम थे। और ऐसे भी कुछ देश हैं जहाँ पर कि सब चीज़ है, मतलब भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है, इसके बावजूद भी राज्य वो स्थिर नहीं है, क्योंकि वो राज्य अराजकता की स्थिति, एनार्किज्म कहते हैं उसको। अराजकता मतलब है, जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के पास भूभाग है, जनसंख्या भी है, वहाँ की सरकार भी है, बेशक स्थिर सरकार ना हो पर इस सरकार तो है। उसके अलावा क्या है? संप्रभुता भी है, क्योंकि वो अपने मामले में फैसला खुद करता है। इसके बावजूद वहाँ पे जो अराजकता की स्थिति, वहाँ पे जो क्राइम इतना ज़्यादा होता है, वहाँ पे आतंकी समूह इतने एक्टिव हैं, IS वाले कहीं भी जाकर के बम फेंक के आ जाते हैं, कभी हॉस्पिटल पे, कभी स्कूल पे, कभी सरेआम कहीं भी मार्केट में। तो मतलब वहाँ पे शासन प्रणाली कैसा है?
सब चीज़ है, लेकिन शासन प्रणाली स्थिर नहीं है, अराजकता की स्थिति, वहाँ पे त्राहिमाम त्राहिमाम जैसे होता है उस तरह की स्थिति है। तो वैसे राज्य तो राज्य कहलाने की कंडीशंस में तो हैं, लेकिन वो एक स्थिर राज्य नहीं है, अराजक राज्य हैं, वो अविकसित राज्य तुम कह सकते हो वहाँ पर, क्योंकि डेवलपमेंट होता है तो वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है। तो अस्थायी तो सरकार वहाँ पे नहीं चल पा रहा, अस्थायी राजनीतिक प्रणाली वहाँ पे नहीं है। जबकि वैसे कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, स्थिर सरकार है। ये समझ में आ गया? तो राज्य के तत्व वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसको पॉज करते फिर हम लोग अगला बताते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वाई इज़ पॉलिटिकल सिस्टम रिक्वायर्ड, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था की हमें ज़रूरत क्यों है। हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझे, एक राज्य के पास क्या क्या होना चाहिए, वो चारों पॉइंट हम लोग समझ में आ गए। राज्य क्या होता है हम वो भी देख लिए, आखिर राज्य की ज़रूरत ही क्यों है हमें। देखो, अगर हम बात करें कि आज के समय की बात नहीं कर रहे, हम इतिहास के हर एक चरण की बात कर रहे हैं, शुरुआत से ही लेकर के। अगर हम शुरुआत से ही अगर हम देखा जाए तो राज्य हमेशा से रहा है, मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा से ही रहा है। जब याद होगा, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ रहे थे तब भी लोग, मतलब हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में भी जब पढ़ रहे थे तब भी लोग कबीला में रहते थे, और उस समय कबीले का एक सरदार हुआ करता था। उसका काम क्या था? उसका काम था वहाँ पे गाय की सुरक्षा करना। यानी कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की भाव, अगर हम सुरक्षा की बात करें, लोगों की सुरक्षा की बात करें, लोगों के हित के सुरक्षा की बात करें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था तब भी। तो एक समय जब हम लोग कबीला में रहते थे तब भी हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए था। क्यों चाहिए था? ताकि आम लोग सुरक्षित रह सकें आराम से, कोई उस पर, हाँ हाई क्लास अपर क्लास तो बात अलग था। मतलब मेरा कहना है कि इतिहास के कोई भी समाज आप देख लो, वहाँ पर किसी न किसी कोई ना कोई राजनीतिक ढांचा हमेशा से रहा हो, चाहे वहाँ पे राजतंत्र रहा हो। मतलब जैसे हम बात करें, जब हम कबीले का जो सरदार की बात करते, वो एक तरह से क्या था, मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र ही था। अच्छा, शुरुआत में हालांकि वो कबीले का सरदार जो बनता था पहले, कि जो लोग योग्य होगा वो बनता था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया, राजा का बेटा ही राजा यानी कि सरदार का बेटा ही क्या बनने लगा, सरदार बनने लगा। तो राजतंत्र हो चाहे फिर तानाशाही की अगर हम बात करें, देखो उस समय भी एक कबीले की सुरक्षा की चिंता होती थी। तो उस जब राजतंत्र था या फिर जब तानाशाही की बात करें, तानाशाही भी हिटलर का तानाशाही हम लोग देख चुके हैं। अभी तुम नॉर्थ कोरिया में जो तानाशाही देख लो, चीन का तानाशाही देख लो, वहाँ भी तो आखिर किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम है कि नहीं। अगर हम लोकतंत्र तो है ही, दुनिया में बहुत सारी जगह पे लोकतंत्र। देखो इतिहास का कोई भी चरण देख लो, वहाँ पे या तो राजतंत्र था, या तो तानाशाही था, या फिर लोकतंत्र था। मतलब ऐसा कोई सोसाइटी ही नहीं कभी रहा कि जहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम ना हो। यानी कि हमेशा से ही कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा मौजूद रहा। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम क्यों चाहिए हम अभी जस्ट बताते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम से क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, ये जो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है ही नहीं, दरअसल ये इतिहास में किए हुए गलतियों का परिणाम है। यानी एक तरह से ऐतिहासिक भूल मानते हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के इतिहास की गलतियों का परिणाम है, क्योंकि इसी राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से आप लोगों को कंट्रोल किए। देखो अब थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पर तुमको समझाते हैं। दरअसल ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो किसको चाहिए होता है, राजनीतिक व्यवस्था किसके फेवर में ज़्यादा होता है, जैसे बोलना उनको बाद में कर लेंगे। राजनीतिक व्यवस्था किसको चाहिए होता है? आखिर देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे अमीर लोगों के पास बहुत सारे धन होते हैं, समझना मेरी बात को, ये कार्ल मार्क्स का जो आर्गूमेंट है वो समझते हैं। ठीक है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का क्या मानना था, कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि इनका मानना ये था कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि जैसे समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक अमीर लोग होते हैं और दूसरा क्या होता है, गरीब लोग होते हैं। तो अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अमीर लोगों के पास क्या है, धन है, संपत्ति है, और अपना धन संपत्ति की वो सुरक्षा करने के लिए वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना थोड़ा। कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि समाज में दो ही तरह का लोग रहते हैं, एक अमीर और दूसरा क्या है, गरीब। कार्ल मार्क्स की भाषा में अगर समझा जाए उसको कहते हैं, एक अमीर लोगों को कहते हैं हैव्स, और जो लोग गरीब और वंचित समुदाय के लोग उसको क्या बोलते हैं, हैव्स नॉट कहते हैं। अब समझना दोनों में। कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो लोग अमीर होते हैं ना, दरअसल राजनीतिक सुरक्षा जो है सबसे ज़्यादा उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनको अपने संपत्ति को क्या करना है, सेफ रखना है, कि कहीं उसके संपत्ति पर कोई अटैक ना कर दे। तुम देखते होगे जितने भी अमीर क्लास के लोग हैं उनके पास इतने सारे तमाम तरह के बॉडीगार्ड होते हैं। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा किसको चाहिए होता है, अमीर लोगों, क्योंकि जिसके पास संपत्ति है वही ना संपत्ति की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेगा, उसी को ना पुलिस चाहिए। आज भी अगर भारत में देखा जाए तो हालांकि पुलिस का रोल अब बदल चुका है, पहले के जैसा अब नहीं रहा।
अगर हम बात करें पुलिस, तो आज भी देखो अधिकांश जो पुलिस है वो किसकी सुरक्षा के लिए मौजूद है? बड़े बड़े लोगों के पास, नेताओं के पास है। तो राजनीतिक सुरक्षा हमेशा किसके फेवर में रहता है? उनके फेवर में। आज देख लो भारत में जो आम लोग हैं उनको कहाँ उतना अच्छा से पुलिस की सुविधा मिल पाती है। जो पुलिस की आम लोगों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए वो नेता के जो है काफिले में घूम रहा है, सिक्योरिटी वहाँ पे उसको मिल रहा है। तो कभी कभी कार्ल मार्क्स की बातें ठीक लगता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो ऊंचे पायदान पे लोग होते हैं, उनको राजनीतिक सुरक्षा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उनको अपना सुरक्षा करना, अपने धन संपत्ति का सुरक्षा करना है। जबकि गरीब लोग तो गरीब रह जाते हैं। अच्छा, इनका मानना समझ में आ गया कि ये दरअसल क्या इतिहास में गलती का परिणाम है। जो लोग अमीर थे, एक समय लोग कबीला के सरदार, फिर कौन आया? राजा। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हित के हिसाब से ये पॉलिटिकल सिस्टम को बनाया ताकि सारे लोग कंट्रोल में रह सके, अब कोई हमारे संपत्ति पर हक ना जता सके। समझ में आ रहा ना? यानी अपने संपत्ति की सुरक्षा का एक एंगल देखा है। इनकी समाज में, इतिहास में गलती है, मतलब गलतियों का परिणाम है। महात्मा गांधी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति पर आप कंट्रोल करते हैं तो दरअसल आप उसकी आज़ादी को छीन लेते हैं। जैसे राज्य के माध्यम से क्या होता है, आप पे एक खास कानून लगाया जाएगा, एक नियम के तहत आपको जीना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड आप नहीं सोच सकते हैं। तो आप पर कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, आप पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल करने के मतलब क्या हुआ कि आप पे हम, आपकी स्वतंत्रता पर हम अंकुश लगा रहे हैं। आपको ये करना और ये नहीं करना। हम किसी भी प्रकार से निरंकुश क्यों कर रहे हैं? मतलब उसको हम अंकुश क्यों लगाएं? अंकुश नहीं लगाने की। वो कहता है कि सभी मनुष्य क्या अपने आप में आज़ाद है, सभी को अपने आत्मिक चिंतन की, आत्मिक उन्नति का अधिकार है। अपने आप जब व्यक्ति अपने खुद का, उसके पास अपना विवेक होगा, खुद के पास अपना जब बुद्धि हो जाएगा तो वो खुद ही समझ जाएगा। मतलब समझ रहे हो कहना ये क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जब दो व्यक्ति समझदार हो जाते हैं, जैसे घर में ही जब कोई बच्चा जो होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स उस पर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई छोटा बच्चा होता है उस पर कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ता है, बीच बीच में उसको चपट भी लगाना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है कि तुमको सही तरीके से जीना है, क्योंकि वो तरीका जो तुम अपनाए वो गलत है। तो छोटे जो छोटे बच्चे होते हैं उसको वैसे करके कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जो मैच्योर हो चुका है, जो बड़ा हो चुका है, उसको किसी भी प्रकार से कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी का कहना है कि एक समय के बाद जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, वो अपनी जब आत्मिक उन्नति कर चुका होता है, तो उसको ऐसे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर बेमतलब का कानून मत लगाओ। और ये दुनिया, ये जो पूरा दुनिया है, इसमें जो दुनिया तमाम तरह के जो आप जो सरहद जो है जो बना दी हो, ये सरहद की भी ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी का कहना है कि ये दुनिया बाउंड्री लेस होना चाहिए, सरहद होना ही नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार का लाइन, अच्छा आज जो दुनिया में तमाम तरह का जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उसका मामला सरहद का ही तो है। आज भारत पाकिस्तान लड़ रहा है सरहद पे, अगर ये सरहद नहीं होता तो शायद उस तरह की बातें नहीं होती, ये उनका मानना है। तो आज पूरा जो ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट हम कह रहे हैं, जो पूरा जो विश्व है वो एक तरह से क्या है, वैश्विक गांव है। आज भारत, अच्छा हर एक देश अपना अपना फ़ायदा देख रहा है। चीन अपने हिसाब से जीना चाह रहा है, अमेरिका अपने हिसाब से जीना चाह रहा है। सभी देश अपने अपने मर्जी की, सभी देश का अपना अपना पॉलिसीज होता है। जैसे चीन कहेगा चाइना फर्स्ट, अमेरिका कहेगा अमेरिका फर्स्ट। मतलब पहले हम अमेरिका के लोगों को देखेंगे, पहले यहाँ के लोगों की सुरक्षा की बात करेंगे, तब पूरा दुनिया की। अगर इसी तरह से चल, जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, आज हर एक देश पॉल्यूशन के मामले में अमेरिका सबसे नंबर 1 पे है। वहाँ पे प्रत्येक पर कैपिटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन वही करता है। उसका कहना है कि हमको डेवलप होना है, हमको अमेरिका के बारे में सोचना, हमको दुनिया जाए भाड़ में, उससे क्या मतलब है हमको। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी एक बाउंड्री के अंदर की बात कहते हैं और बाकी किसी और दूसरे देश की बात नहीं कहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, ये प्रॉब्लम है ना। अगर ग्लोबल विलेज होता, अगर वैश्विक गांव की बात अगर होती, हम विश्व के तमाम देशों के बारे में सोचते, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हम, ठीक है। तो आज अगर सभी देश सभी के बारे में सोचते तो अफ्रीका इतना गरीब होता क्या? क्यों ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इतना अमीर हो गया और अफ्रीका गरीब होते चला? क्योंकि उसके पास उतने संसाधन नहीं था, और जिसके पास ज़्यादा संसाधन था वो अपना सुरक्षित कर लिया। अमेरिका के पास संसाधन बहुत था, चीन के पास संसाधन बहुत था, तो वो अपने क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया। जबकि विश्व के जो तमाम देश हैं, जैसे अफ्रीका, जैसे अफ्रीका में जो तमाम देश हैं, नाइजीरिया, बुरुंडी जैसे देश गरीब और गरीब बनते चले गए। तो अमीर लोग और अमीर होते चले गए और गरीब लोग और गरीब होते चले गए। ये राज्य के, दरअसल ये जो राजनीतिक व्यवस्था बना है उसी का गलतियों का परिणाम है। आज जो इतने सारे जो चैलेंजेस देख रहे हैं, अगर ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई सरहद नहीं होता, जो एक गाना भी था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, सरहद ना कोई इसे रोके, है ना, एक रिफ्यूजी फिल्म का जो गाना था,
बड़ा अच्छा उसका लिरिक्स है, ज़रा कभी सुनना ध्यान से, बड़ा उसमें एक एक जो लिरिक्स है बहुत काम की बात, ऐसा लगेगा कि महात्मा गांधी उस लिरिक्स को लिखे हैं, मतलब इतना शानदार लिरिक्स है उसका। तो कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी इस मामले में मानते हैं कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहिए, पूरा दुनिया का एक गांव है जिसको कि हम लोग ग्लोबल विलेज कहते हैं। हालांकि ये इनका एंटीना थोड़ा अलग है, ये दुनिया को दो ही नज़र से देखते हैं, एक अमीर दूसरा गरीब, और अमीर लोग अपने हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए गरीब लोगों पर एक नियम थोपा, जिसको क्या बोलते हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना दिया, एक सरकार होगा, एक नियम कानून चलेगा, उसके माध्यम से सभी को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, पुलिस रहेगा। हालांकि किसके फेवर के लिए, वो कहता है ये अमीर लोगों की चाल है, उसका प्रपंच है, ये कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। कार्ल मार्क्स से कहना था कि जिसको जो मर्जी में अपना मर्जी से काम करो, अपने पसंद का काम करो। योग्यता की बात ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है तुमको जो काम अच्छा लगता है तुम वही काम करो, तुमको जो सैलरी चाहिए वो मिलेगा, मतलब तुम्हारे हक तुमसे कोई नहीं छीनेगा। ये तो यहाँ भी कहते हैं कि गरीब लोग, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, सारी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, और जो अमीर लोग हैं चूँकि उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है, वो अपना संपत्ति तुमको देंगे नहीं, तो ऐसे में क्या करना है, खूनी क्रांति करो, जाओ जाके सीधा पीटो, भगाओ। हमको ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं चाहिए जो हम लोगों पर केवल कंट्रोल करे और तुम लोग मज़े से जियो। समझ रहे हो? आज बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं कि तुम देखते हो कि बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिमिनल, जो ऐसे सांसद में लोग हैं जिन पे बहुत सारे जो है केस पड़े हुए हैं, उन पे बहुत सारे आरोप हैं, वो विक्टिम, मतलब कि किसी पे 32 केस, किसी पे 35 केस, 40, किसी पे तो 50-50 केस चल रहा है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किसी पर रेप का मामला चल रहा है, और वो हमारे सांसद बने हुए हैं। तो जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना, तो लगता है जैसे कार्ल मार्क्स ठीक ही कहते थे। लेकिन ध्यान देना, कोई भी एक विचारधारा अपने लिमिट तक ही सही होता है, पूरा हद तक सही नहीं होता है, क्योंकि हमेशा कार्ल मार्क्स ही अगर सही रहते तो फिर आज जो देश चल रहा है वो उस हिसाब से नहीं होता। कार्ल मार्क्स कई जगह पे कमज़ोर भी थे, लेकिन कार्ल मार्क्स की ये बातें तब ज़्यादा सही नज़र आती है जब बड़े बड़े सांसद, जो विधायक लोग होते हैं, जो कानून बनाते हैं देश के लोगों के लिए, दरअसल सबसे पहले कानून तो वही भंग करके पहुँचे वहाँ पे, उन पे तमाम तरह के जो आरोप लगे हुए हैं। तो अभी भी वो चल रहा है, तारीख पे तारीख में वो लगे हुए हैं। महात्मा गांधी जो पूरा ग्लोबल विलेज की जो बात करते हैं, अगर इनके ग्लोबल विलेज के कंसेप्ट को अगर समझा जाता तो आज पर्यावरण का परेशानी नहीं होता। अमेरिका उतना जो कोयला ही नहीं, मतलब कि वो जल बर्निंग करता, कार्बन इमिशन नहीं करता उतना ज़्यादा। सब लोग मतलब तरक्की करने के चक्कर में, प्रोग्रेस करने के चक्कर में, हम बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ना है, इस चक्कर में क्या किया, पूरा दुनिया को बर्बाद कर दी। आज देख लो अचानक तबाही, भूकंप, सब चीज़ आ जाता है। तो महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विचार समझ में आया कि ये इनका माना था राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के इतिहास की गलतियों का परिणाम है, जबकि ये अपने हद तक ये बात सही बोले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अधिकांश लोगों को क्या मानना है, देखो ये पॉलिटिकल सिस्टम क्यों चाहिए। इनका कहना कि मनुष्य जो है खुद ही मतलब धीरे धीरे क्या करे, आत्मिक उन्नति करेगा और खुद ही समझदार हो जाएगा। जबकि तुमको क्या लगता है, क्या समझदार व्यक्ति गलती नहीं करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जो समझदार भी कहलाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, मैच्योर भी हैं, लेकिन तब भी वो गलती, क्योंकि मनुष्य का मन क्या होता है, चंचल होता है। अभी हमारा जो मन, अच्छा अगर हमारा मन चंचल होगा, मान लो आज मेरा मूड ख़राब हो गया, किसी से मेरा बहस हो गया, झगड़ा हो गया, गए जाके उसको ठोक कर आ गए, मार कर आ गए, और हम अच्छा मार कर आ गए, जब कोई नियम कानून नहीं है, जब कोई ऐसा कानून नहीं है, सोच के देखना कि किसी का मर्डर करने पर आपको कोई मतलब सज़ा मिलेगा, अगर ऐसा कोई कानून नहीं होता तो क्या होगा, सरेआम लोग कत्ल करेंगे, आज हम उसको मार कर आएंगे, फिर बदले में वो हमें मार के चला जाएगा। तो ये अराजकता की स्थिति हो जाएगी ना, और अराजकता की अगर स्थिति हो जाएगी तो फिर ये बचा क्या, फिर राज्य बचेगा क्या? फिर राज्य में अगर अराजकता आ ही गया तो राज्य के अस्मिता पर ही सवाल हो जाएगा। तो इसीलिए कानून चाहिए, क्यों? क्योंकि हम अपना मनमानी ना कर सकें। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि दरअसल मनुष्य चाहे कितना भी विवेकशील हो जाए, वो गलतियाँ तो करेगा, और उसके गलतियों की वजह से दूसरे लोग भुगतेंगे। तो ऐसे में जो कुछ लोग होंगे वो तो दबित महसूस करेंगे ना। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो तो एकदम सुरक्षा का मिलेगा ही नहीं भाव, वो तो हर समय डरा रहेगा कि कभी भी कोई भी आके मार के चला जाएगा। यानी कि मूल और सुरक्षा से मुक्ति मिलेगा कि नहीं। देखो अगर मान लो ये पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो जो असुरक्षा का जो भाव होता है, इनसिक्योरिटी रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि कम से कम ये तो निश्चिंत होगा कि मेरे साथ कोई मर्डर नहीं करके जाएगा, क्योंकि उसको भी डर है कि अगर हम कुछ करके जाते हैं तो सज़ा मिलेगा। तो मनमाना तरीके से लोग नहीं जिएंगे, लोग एक तरीके से जिएंगे, यानी कि मूल और सुरक्षा से मुक्ति मिलेगा। और जब लोगों को टेंशन ही नहीं होगा सिक्योरिटी का, तो लोग सहज जीवन बिताएंगे, आराम से चैन से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मज़े से जियो, कोई टेंशन नहीं है। और इससे पहले
जब कोई राजनीतिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ऐसे में क्या होगा, कभी भी कोई किसी को कुछ भी करके चला जाता है ना। सोच के देखो, वैसे स्कूल में वैसे क्लास की बात करो जहाँ पर कोई मॉनिटर नहीं होता है, तो जी अच्छा टीचर मान लो चले गए, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि टीचर आए पढ़ाए, जब तक टीचर क्लास में थे सब कंट्रोल में था। जैसे टीचर गया सब बच्चा देखो वहाँ पे जो है कोई मछली बेच रहा है, कोई भिंडी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो समझ रहे हो ना, हालत क्या, मतलब कचमच करने लगता है सब, हो हल्ला। सरकारी स्कूल का नहीं देखते हो माहौल कैसा होता है। तो टीचर ने क्या बोला, नहीं, टीचर को लगा कि हम लोग जब नहीं रहते हैं, तो जितना देर हम लोग नहीं रहते हैं, तो क्लास को डिसिप्लिन करने के लिए, क्लास को रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉनिटर बना, चल भाई चिंटू आ जा, तू मॉनिटर बन जा। तो चिंटू बन गया मॉनिटर। अब चिंटू का काम क्या है कि जब क्लास में टीचर ना हो तो चिंटू का काम है उस क्लास को डिसिप्लिन में रखना। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो सारे बच्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो पता चला एक बच्चा पीछे बैठा, पटाख से इसको पीछे मार दिया। अब कोई कानून नियम नहीं, वो एक चिल्ला रहा है बेचारा कि सर देखिए मार दिया, तो सर कहेंगे तो यहाँ तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, जिसको जो मर्जी आता अपना करो। अगर कार्ल मार्क्स के हिसाब से चलेगा तो नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि रूल्स रेगुलेशन बहुत ही जरूरी, चाहे स्कूल में क्लास की बात करें या फिर ऐसे निजी जीवन की बात करें, क्योंकि लोग व्यक्ति सहज जीवन नहीं जी सकेंगे। इतिहास में समाज में सभी राजनीतिक ढांचा था, वो हम बता ही चुके हैं कि राजतंत्र था, तानाशाही था, लोकतंत्र था। अच्छा, अभी अगर देखा जाए वर्तमान में तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी दुनिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, हर एक देश के पास तकरीबन पॉपुलेशन बढ़ चुका है। अच्छा, जनसंख्या जब बढ़ेगा, संसाधन तो हमारे पास, रिसोर्स जो होता है वो तो लिमिट में, वो तो नहीं बढ़ेगा। देखो रिसोर्स जो संसाधन है, संसाधन सीमित मात्रा में है और जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, संसाधन का अगर आप रिसोर्स का सही बंटवारा नहीं करोगे, सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे, तो क्या सभी को मिल पाएगा? तो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, सही से बंटवारा हो सके, इसके लिए भी तो एक नियम कानून चाहिए कि हम जो संसाधन का बंटवारा कर सके तो लक्षित लोगों को, टारगेटेड लोगों को, जो लोग गरीब हैं उसको मिले। जैसे जनधन योजना आया, तमाम तरह की उज्ज्वला योजना, उजाला स्कीम, ये क्यों आ रहा है? ताकि संसाधन का सही तरीके से सरकार योजनाओं के माध्यम से उसको लागू कर सके। तो पॉपुलेशन को, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिसोर्स कम है, तो ऐसे में अच्छा पॉपुलेशन, जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ तो रूल्स रेगुलेशन और ज़्यादा है, क्योंकि लोग मनमानी और ज़्यादा करेंगे, अराजकता की स्थिति और ज़्यादा बढ़ सकती है। देख लो, जिस घर में 2-4 लोग हैं वो घर आमतौर पे शांत रहता है, जिस घर में 10-15 लोग हैं वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ तुम विवाद सुनोगे ही सुनोगे। ठीक है, अब जनसंख्या ज़्यादा है, दिक्कत भी ज़्यादा है, और दिक्कत जब ज़्यादा है तो लोगों को न्याय भी चाहिए, न्याय चाहिए ना। अब चूंकि वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है तो सभी लोगों के साथ हित टकराएंगे आपस में, तो ऐसे में न्याय ज़रूरत बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्याय की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी आए दिन कभी ये क्या नाम, नक्सली लोग कभी बम्बार्डिंग कर देते हैं, कभी बाहर से एक्सटर्नल आक्रमण, उनकी बाहरी आक्रमण भी हो जाता है बॉर्डर पे। तो चूँकि अब सिक्योरिटी का मामला, सुरक्षा भी चाहिए हमको, आंतरिक रूप से हम सुरक्षित रह सकें, इसके लिए भी पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। क्योंकि पुलिस नहीं रहेगी तो फिर उन लोगों पे कंट्रोल कौन करेगा? ठीक है, और इसके अलावा वेलफेयर स्टेट। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट क्या हमारा, वेलफेयर स्टेट। अब राज्य का वो ढांचा नहीं रहा पहले की तरह, दरअसल अब जो है लोक कल्याणकारी हो चुका है। अब राज्य शासन करने के लिए केवल नहीं है, अब राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा तो मिले ही मिले, बल्कि लोगों की ज़रूरत को भी पूरा कर सके। रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट, अब तो इंटरनेट भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो राज्य की जिम्मेदारी धीरे धीरे बनती जा रही है कि मतलब राज्य अब पेरेंट्स के रूप में हो चुका है, गार्जियन के रूप में हो चुका है, शासक नहीं है। अब वो आपकी सुरक्षा की बात करता है, वो आपके लिए है, समझ रहे हो? आपको हर एक चीज़ मिल सके प्रॉपर तरीके से, सही से मिल सके, तो आपका अस्तित्व बना रहे, आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपको बेनिफिट मिले, इसके लिए अब राज्य का चूँकि तरीका, पहले के राजा क्या होता थे, चल भाई शासन करेंगे, मेरे हिसाब से चलोगे सब। अब पब्लिक को कुछ भी चाहिए उससे कोई मतलब नहीं, जनता की इच्छा का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब तो भाई जनता की इच्छा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वोट उसी हिसाब से पड़ता है, तो लोगों की ज़रूरत। तो अब चूंकि देखो पॉलिटिकल सिस्टम आने की वजह से अब क्या हो रहा है, लोगों का ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गया है, पहले से कहीं ना कहीं क्या हो गया, बेहतर हो गया। हालांकि ये क्रिटिसिज्म भी इनका एक पॉइंट तक सही था, लेकिन फिर भी देखा जाए प्रैक्टिकल रूप में अगर देखा जाए तो बिना राज्य की, बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आज के क्लास का हमारा यहीं पे टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।